In this video, we'll discuss the remaining sections of Part 3 of Limitation Act, that is from Section 17 to Section 23. सबसे पहले Section 17 देखते हैं, जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड या फिर मिस्टेक, कि अगर फ्रॉड हुआ है या फिर मिस्टेक हुआ है तो उनका क्या इफेक्ट होगा। फ्रॉड या फिर मिस्टेक वही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखे हैं, दैट इज फ्रॉड बता रखा है सेक्शन 17 में। ऑन दी अदर हैंड जो मिस्टेक है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 20 टू 22, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, जिसके अंदर है या तो मिस्टेक है ऑफ फैक्ट का, दैट इज आइदर मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, या फिर क्या है मिस्टेक ऑफ लॉ है। अपन ये सेक्शन देखते हैं। ये बात करता है कि जिधर किसी भी केस में, कौन से केस में, किसी भी सूट के में या फिर एप्लीकेशन में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब कर दिया गया है? एक्ट के द्वारा ऑलरेडी दिया गया है कि भाई इतना पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा इस पर्टिकुलर सूट का या फिर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। आगे द सूट या फिर एप्लीकेशन किस पर बेस्ड है? ऐसा जो सूट है या फिर एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता रखा है एक्ट के द्वारा, वो क्या है? वो बेस्ड है फ्रॉड पे। फ्रॉड किसने किया है? डिफेंडेंट ने किया है, रिस्पोंडेंट ने किया है, या फिर उनके एजेंट के द्वारा किया गया है ऐसा फ्रॉड। या फिर सेकंड बोलता है कि नॉलेज ऑफ राइट या फिर टाइटल, कि ऐसा कोई राइट एग्जिस्ट करता है या फिर ऐसा कोई टाइटल है, ये चीज जानकारी है, ये जो नॉलेज है वो कंसील किया गया है। कैसे कंसील किया गया है? तो ये कह रहे हैं फ्रॉड के द्वारा किया गया है ऑफ एनी पर्सन, जो कि ऊपर बता रखे हैं एज अफोरसेड, दैट इज या तो डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, या फिर उनके एजेंट है। आगे कि जो सूट है या फिर एप्लीकेशन है ये इन कंसिक्वेंस में है, कोई भी मिस्टेक हुई, दैट इज कोई जेन्युइन मिस्टेक हुआ, उसका रिजल्ट है कि ये सूट फाइल हो रहा है या फिर एप्लीकेशन मेड करी जा रही है। आगे वह कोई भी डॉक्यूमेंट, जिधर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी है कोई राइट एस्टेब्लिश करने में प्लेंटिफ का या फिर एप्लीकेंट का, ये क्या किया गया है? हैज़ बीन फ्रॉडलेंटली कंसील फ्रॉम हिम, वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि नेसेसरी है उसको उनसे कंसील किया गया है। फर्दर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो चलना चालू नहीं होगा। कब तक? अनटिल द प्लेंटिफ या फिर जो एप्लीकेंट है वो क्या कर लेते हैं, वो डिस्कवर कर लेते हैं ऐसे फ्रॉड को या फिर ऐसी मिस्टेक को डिस्कवर कर लेते हैं, या फिर अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट करते, रीजनेबल डिलीजेंस यूज करते तो क्या करते, डिस्कवर कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड जो कि हमने डॉक्यूमेंट वाली बात पढ़ी, उसमें क्या होगा, उस केस में जब तक जो पीरियड है वो रन करना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि या तो इनके पास मीन्स होते प्रोड्यूस करवाने उस डॉक्यूमेंट को, या फिर उसका प्रोडक्शन कंपेल कर सकते। फर्दर व्हाट डज द प्रोविजो सेज, बेसिकली देखा जाए तो ये जो प्रोविजो है ये थर्ड पर्सन के राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है दैट इज इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में क्या हुआ है, हैज बीन परचेज, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के परचेज किया गया है, और वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन किस व्यक्ति की तरफ से आया है? दैट इज द वन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द फ्रॉड, ऐसा व्यक्ति जो कि पार्टी टू द फ्रॉड नहीं है। एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ द परचेज, एंड उनकी नॉलेज में भी नहीं था जिस समय वो परचेज कर रहे थे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, उनको ये चीज जानकारी में नहीं था, या फिर उनके पास रीजन टू बिलीव नहीं था कि फ्रॉड कमिट हुआ है। सेकेंड, और इन द केस ऑफ मिस्टेक, तो पहला केस बताया फ्रॉड का, दूसरा बताया मिस्टेक का। दैट इज इन केस ऑफ मिस्टेक प्रॉपर्टी परचेज किया गया है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके, सब्सिक्वेंटली टू ट्रांजेक्शन, मतलब उस ट्रांजेक्शन के बाद में सब्सिक्वेंटली जिसमें मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक वाज मेड, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कौन वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं पता था या फिर जिनके पास रीजन टू बिलीव भी नहीं था कि कोई मिस्टेक हुआ है। द लास्ट वन सेज दैट इज इन केस ऑफ कंसील डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज्ड, वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के परचेज किया गया है बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ पार्टी टू द कंसीलमेंट, एंड उनको परचेज के टाइम पर नहीं पता था या फिर उनके पास रीजन टू बिलीव नहीं था कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्या किया जा रहा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कंसील किया जा रहा है। सेकंड सेकंड बात करता है जजमेंट डेटर की, जिनके बारे में अपन ने सीपीसी में देखा था डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। ये कहता है दैट इज वेयर अ जजमेंट डेटर, जहां पर जजमेंट डेटर या तो फ्रॉड यूज करके या फिर फोर्स से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऐसे डिक्री का या फिर ऐसे ऑर्डर का।
तो वो समय खत्म हो जाने के बाद अगर जजमेंट क्रेडिटर अप्लाई करते हैं तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज द कोर्ट में एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऐसे डिक्री का या फिर ऐसे ऑर्डर का। फर्दर द प्रोविजो सेज जजमेंट क्रेडिटर जो है अप्लाई कर रहे हैं कोर्ट में, उनको कब करना है, उनको विद इन 1 साल करना है। विद इन 1 साल जब वो फ्रॉड डिस्कवर हो गया हो या फिर वो जो फ़ोर्स था, जैसे जिनसे प्रिवेंट किया जा रहा था, तो वो फ़ोर्स जो है वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ सेसेशन हो गया, दैट इज़ सीज़ हो गया। उसके विद इन 1 साल में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 17 सेज़। नाउ कम सेक्शन 18। सेक्शन 18 किसकी बात करता है? ये बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कि क्या इफेक्ट होगा अगर पर्सन अपनी लाइबिलिटी को राइटिंग में एक्नॉलेज कर देता है। इट सेज दैट वेयर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर होने से पहले। किसका प्रिस्क्राइब पीरियड? किसी भी सूट का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का। किसके रिस्पेक्ट में? प्रॉपर्टी या फिर राइट के रिस्पेक्ट में एक्नॉलेजमेंट किया जाता है लाइबिलिटी का। दैट टू इज मेड इन राइटिंग। देन एंड साइंड होगा किसके द्वारा? साइन बाय द पार्टी जिसके अगेंस्ट में या तो ऐसा प्रॉपर्टी या फिर ऐसा राइट जो है वो क्या किया जा रहा है, वो क्लेम किया जा रहा है, या फिर एनी पर्सन थ्रू whom ही derives हिज टाइटल या फिर लाइबिलिटी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा जिस दिन एक्नॉलेजमेंट दे दी। सेकेंड सेज दैट वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, दैट इज जो एक्नॉलेजमेंट है वो अनडेटेड है, तो उस केस में ये कह रहे हैं दैट इज ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ओरल एविडेंस एज टू जो डेट है कि किस दिन साइन किया गया था, किस दिन जो एक्नॉलेजमेंट है राइटिंग में लिखा गया था, तो उसका ओरल एविडेंसेस दिया जा सकता है। बट आगे क्या कह रहा है कि किसका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता? इट सेज कि कंटेंट्स का, कि क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, क्या नहीं लिखा हुआ था, इसका ओरल एविडेंस नहीं रिसीव किया जाएगा। दिस इज व्हाट द सबसेक्शन 2 सेज। फर्दर इट सेज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बात करता है दैट फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्नॉलेजमेंट में बी सफिशिएंट। जो एक्नॉलेजमेंट है उसको सफिशिएंट माना जाएगा। कब सफिशिएंट माना जाएगा? तो सेक्शन कहता है दैट इवन दो आपने ओमिट कर दिया ये स्पेसिफाई करना कि एग्जैक्ट नेचर क्या है, या तो उस प्रॉपर्टी का या फिर उस राइट का, या फिर ऐसा लिखा जाता है कि पेमेंट का टाइम, डिलीवरी का टाइम, परफॉर्मेंस का टाइम या फिर एंजॉयमेंट का टाइम अभी तक नहीं आया है, तब भी सफिशिएंट माना जाएगा। फर्दर इट सेज कि अकम्पनीड है, किसके द्वारा अकम्पनीड है वो एक्नॉलेजमेंट? रिफ्यूजल, या तो पे करने का रिफ्यूज कर रहे हैं, या डिलीवर करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, या फिर परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, या फिर परमिट करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। फर्दर इट सेज कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या है? इट इज कपल्ड। किसके साथ कपल्ड है? सेट ऑफ के साथ। वो सेट ऑफ जो कि हम ऑर्डर 8 के अंदर सीपीसी के अंदर पढ़ के आए थे, अगर उससे कपल्ड है। आगे क्या कह रहा है? और इट सेज कि एड्रेस किया गया है ऐसे व्यक्ति को जो कि अदर देन है, जो पर्सन एक्चुअल में एंटाइटल है ऐसे प्रॉपर्टी के लिए या फिर ऐसे राइट के लिए, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है, तब भी क्या माना जाएगा? सारे इन केसेस में ऐसा माना जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट है। फर्दर इट सेज कि जो वर्ड साइंड है यहाँ पे वो यूज किया गया है, वो क्या हो सकता है? या तो साइन आइदर पर्सनली साइन किया गया है, या फिर एजेंट जो भी ड्यूली ऑथराइज है इस बिहाफ में उनके द्वारा भी साइन किया जा सकता है। देन इट सेज कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की या फिर ऑर्डर की एप्लीकेशन है, उसको हम इस सेक्शन 18 की जो एप्लीकेशन है प्रॉपर्टी या फिर राइट के रिस्पेक्ट में, उसमें इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट द सेक्शन 18 सेज। फर्दर कम्स सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। इट सेज दैट वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट या फिर इंटरेस्ट ऑन अ लीगेसी इज मेड, कब किया गया है? सेम प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म होने से पहले किया गया है। आगे किसके द्वारा? ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि लाइबल है पे करने के लिए ऐसी डेट को या फिर ऐसे लीगेसी को।
या फिर किसके द्वारा, उनके द्वारा जो भी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है। देन अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, फिर क्या होगा, जो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा उस समय से जब से क्या किया गया है, ऐसा पेमेंट किया गया है। फर्दर व्हाट इज द प्रोविजो सेज, प्रोविजो कहता है दैट सेव किया जा रहा है, किन पेमेंट को सेव किया जा रहा है, उन पेमेंट को सेव किया जा रहा है जो कि किए गए हैं जनवरी 1 1928 से पहले। इनसे पहले जो हुए हैं उनको सेव किया जा रहा है, इनके बाद जो भी होंगे कैसे किया जाएगा। इट सेज दैट जो एक्नॉलेजमेंट है पेमेंट का वो हैंड राइटिंग में होंगे या फिर राइटिंग में होंगे, एंड ऐसा जो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है उनके द्वारा साइन होंगे। फर्दर द एक्सप्लेनेशन कहता है दैट इज फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, जब कोई भी मॉर्गेज लैंड पोजेशन में है, किसके पोजेशन में, मॉर्गेजी के पोजेशन में, तो जो रिसीट ऑफ रेंट या फिर जो भी प्रोड्यूस आ रहा है उस पर्टिकुलर लैंड से शैल बी डीम किया जाएगा दैट दिस इज पेमेंट। फर्दर द बी सेज कि जो डेट वर्ड यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे जो भी मनी पेबल हो रही है ऑर्डर ऑफ कोर्ट से या फिर डिक्री से, वो इंक्लूड इसके अंदर नहीं करी जाएगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 19 सेज। नाउ कम सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है कि एक्नॉलेजमेंट या फिर जो पेमेंट है उसका क्या इफेक्ट होगा अगर ये सेम चीज अनदर पर्सन के द्वारा की जा रही है। कि अगर जो पर्सन है जिसके द्वारा ऐसा एक्नॉलेजमेंट या फिर ऐसा पेमेंट किया जाना है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डिसेबल, देन कौन इंक्लूड होगा ऑथराइज एजेंट में। इट सेज या तो गार्डियन होगा, लॉफुल गार्डियन, या फिर कमिटी, या फिर मैनेजर, या फिर इनके द्वारा जो भी ऑथराइज पर्सन है वो। सेकेंड सेज जो जॉइंटली है ये सब क्या नहीं होंगे, बाउंड नहीं होंगे जस्ट बिकॉज एक के द्वारा क्या कर दिया गया है, ऐसा एक्नॉलेजमेंट या फिर ऐसा पेमेंट कर दिया गया है। That is others not bounded by one. This is what it means. Third says that for purpose of the said section an acknowledgement sign या फिर payment may in respect of कोई भी liability by या फिर या तो पर्सन के द्वारा जो कि लाइबल है या फिर उनके ड्यूली ऑथराइज एजेंट के द्वारा किया गया है। कौन सा, ऑफ एनी लिमिटेड ओनर, लिमिटेड ओनर के ड्यूली ऑथराइज एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी का जो लिमिटेड ओनर जो है किससे गवर्न होते हैं, गवर्न होते हैं हिंदू लॉ से। तो क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि वैलिड एक्नॉलेजमेंट या फिर वैलिड पेमेंट हुआ है। किसके अगेंस्ट में, इट सेज रिवर्सनर के अगेंस्ट में, अगेंस्ट अ रिवर्सनर जो कि ऐसी लाइबिलिटी को आगे सक्सीड करेंगे। फर्दर इट सेज दैट कि जो लाइबिलिटी है वो इनकर करी है बाय या फिर बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिहाफ पे। एन एक्नॉलेजमेंट या फिर पेमेंट मेड बाय और बाय द ड्यूली ऑथराइज एजेंट। कंडीशन क्या है, कंडीशन है इसकी किसके द्वारा किया जा रहा है, मैनेजर ऑफ द फैमिली के द्वारा किया जा रहा है या फिर उनके द्वारा जो भी ऑथराइज एजेंट है, ड्यूली ऑथराइज एजेंट है, उनके द्वारा किया जाएगा। तो क्या समझा जाएगा, डीम किया जाएगा दैट इट हैज बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली। दिस इज व्हाट सेक्शन 20 सेज। मूविंग फर्दर टू सेक्शन 21 जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग या फिर एडिंग न्यू प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट। ये कहता है दैट सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद अगर न्यू प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट या तो सब्सटीट्यूशन होता है या फिर उनका एडिशन होता है, तो सूट क्या रिगार्ड किया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसी दिन जिस दिन ही वॉज मेड पार्टी। कि अगर सूट इंस्टीट्यूट पहले ही हो गया था बट पार्टी आज बनाया है, तो ऐसा माना जाएगा दैट इज सूट आज ही इंस्टीट्यूट हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जब हम प्रोविजो पढ़ेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि अगर ये जो ओमिशन है इंक्लूड करने का न्यू प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को, वो मिस्टेक इन मेड इन गुड फेथ इसके कारण रह गया था। किनको, प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को। अब कब ऐड किया उनको, बाद में ऐड किया, तो क्या माना जाएगा। द प्रोविजो सेज दैट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द अर्लियर डेट, दैट इज जो वेरी फर्स्ट डेट थी इंस्टीट्यूशन की उसी दिन इंस्टीट्यूट हुआ है ऐसा माना जाएगा। सेकंड बता रहा है कि किस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इट सेज दैट जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखा है वो अप्लाई नहीं होगा। कौन से केस में, सबसे पहला केस बता रहा है दैट इज असाइनमेंट। कि अगर असाइनमेंट होता है, ओइंग टू असाइनमेंट,
तो उस पर अप्लाई नहीं होगा कि असाइन किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, या फिर क्या हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट जो है डिवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग पेंडेंसी, कि पेंडेंसी के दौरान ही जो इंटरेस्ट है वो अनदर पर्सन में डिवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द केस ही क्या होता है, फादर की डेथ हो जाती है, तो अब कौन आता है, उनकी प्लेस पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो तब भी ये चीज अप्लाई नहीं होगी जो सबसेक्शन 1 में बता रखी है। एंड लास्टली क्या कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बनाया जाता है, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बनाया जाता है, दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज हो रहा है, तो उस केस में भी जो सबसेक्शन 1 कह रहा है सेक्शन 21 का, वो अप्लाई नहीं करेगा। दीज थ्री आर दी एक्सेप्शंस। देन कम सेक्शन 22 जो कि बात करता है कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स, कि कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का या फिर टॉर्ट का, तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूइंग टॉर्ट हो रहा है। इट सेज दैट फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा स्टार्ट, कब कब होगा, बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच ऐसा ब्रीच या फिर ऐसा टॉर्ट जो है एज द केस में भी कंटिन्यूस, कि जब तक ऐसा कंटिन्यू होता जा रहा है तब तक क्या होगा, तब तक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो रन करना स्टार्ट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि लैंडलॉर्ड है एंड उनके साथ टेनेंट रहते हैं। अब लैंडलॉर्ड का ड्यूटी था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टेनेंट के साथ कि हम आपको पानी प्रोवाइड करवाएंगे। अब उनको मोटर स्टार्ट करना था, उन्होंने आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, तो ये जो ब्रीच है, जो ब्रीच वो कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये जब तक कंटिन्यू हो रहा है तब तक क्या होगा, तब तक एवरी मोमेंट पे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो बिगिन टू रन करेगा। दिस इज व्हाट द सेक्शन 22 सेज। नाउ सेक्शन 23, सेक्शन 23 बात करता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, दैट इज सूट फाइल किया जा रहा है कंपनसेशन मांगने के लिए उन एक्ट्स के रिस्पेक्ट में जो कि कब तक एक्शनेबल नहीं होंगे, जब तक कि स्पेशल डैमेज नहीं अकर हो जाता है, दैट इज जब तक कि इंजरी नहीं हो जाती है। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब से कंप्यूट किया जाएगा, ये कह रहे हैं दैट इज कंप्यूट किया जाएगा जब जिस दिन वो इंजरी अकर हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उनके घर के पास एक फैक्ट्री खुली है, अब उस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा आवाज आती है, दैट इज बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो फैक्ट्री खुले हुए तो बहुत टाइम हो गया एंड वो नॉइज जो है वो भी बहुत समय से आ रहा है, बट ऐसा होता है उस कंटिन्यूस नॉइज से जो पर्सन है जिनका उनके पास घर है, अगर उनको हियरिंग लॉस हो जाता है, दैट इज उनको हियरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। अब फैक्ट्री तो बहुत समय से खुली हुई है, बट वो जो स्पेशल इंजरी है, दैट इज जो हियरिंग का लॉस हुआ है उन्हें, वो अब हुआ है। तो जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या समझा जाएगा, उस दिन से स्टार्ट होगा ये जिस दिन उनको हियरिंग लॉस हुआ है, एंड ना कि वो दिन जब ये जो फैक्ट्री है ये खुली थी, ये स्टार्ट हुई थी। लास्टली जो सेक्शन 24 है वो बात करता है कि जो भी कंप्यूटेशन किया जा रहा है वो एज पर गैरोगेरियन कैलेंडर होगा। दैट्स इट, थैंक यू।